आप लोगों का पुनः स्वागत है। प्रादेशिक नियोजन की जो बात हमने की, और तब भी मैंने आपसे ये कहा था कि जो प्रदेश या प्रादेशिक जो नियोजन है उसका जो निहितार्थ है वो विकास से जुड़ा हुआ है। विकास में असमानताओं का पाया जाना और उन असमानताओं को दूर कर एक समकारी या समन्वयकारी या एक ऑल ओवर डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है उसको बढ़ाने के लिए ही ये प्रादेशिक जो नियोजन है उस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। या हम ये कहें कि व्यापक अगर हम दृष्टिकोण की बात करें तो प्रादेशिक जो नियोजन का जो उद्देश्य ही यह होता है कि हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको अचीव करें, यानी लोगों की प्रति व्यक्ति आय, लोगों के विकास के स्तर, लोगों को रोजगार के अवसर, ये सब चीज़ों के अंदर एक समकारी जो प्रभाव है एक हमें देखने को मिले, या पर्यावरण के दोहन के संदर्भ में हो, संसाधनों के दोहन के संदर्भ में हो। तो ये जो विषय जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आज के वीडियो में करेंगे तो इसका जो निहितार्थ उस प्रादेशिक नियोजन से जुड़ा हुआ है। और आज हम केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझने का काम करेंगे। उसके बाद किस तरह से रीजनल प्लानिंग और ज्योग्राफी में क्या रिलेशन है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्लानिंग में क्या संबंध है, इन चीज़ों की चर्चा भी हम आगे के जो वीडियो आपसे शेयर करेंगे वहाँ करेंगे। अब जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट के रूप में जिसका जो डेवलपमेंट सबसे पहले जो शब्द जो था, जो टिकाऊ विकास या सतत विकास का जो प्रयोग था 1970 के अंदर कोयोयोग घोषणा पत्र के अंदर किया गया। कोयोयोग एक पश्चिमी यूरोप का एक शहर है जहाँ पर ये सम्मेलन हुआ, और वहाँ तात्कालिक समय के अंदर जो विभिन्न पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो रही थी उसके संदर्भ में ये जो टिकाऊ विकास की जो अवधारणा है वो निकल कर आई। अब यहाँ एक जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक जो विषय है इससे जुड़ा हुआ वो है विकास। तो विकास को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में जो विकास होता क्या है। ये विकास की जब हम बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो विकास का मतलब होता है चेंज प्लस ग्रोथ, परिवर्तन और वृद्धि होना। यानी विकास में वृद्धि का जो सकारात्मक पक्ष होता है उसको शामिल किया जाता है, क्योंकि विकास की प्रक्रियाओं में बहुत सारे नकारात्मक जो विषय हैं वो भी निकल के आते हैं, लेकिन वो विकास का एक की प्रक्रिया के अंदर कुछ इस तरह के रिजल्ट होते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर शामिल नहीं किया जाता, लेकिन उनको आइडेंटिफाई कर पुनः विकास की अवधारणा से जोड़ते हुए उन समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं। यानी परिवर्तन प्लस वृद्धि। परिवर्तन किस में होगा, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो, या लोगों के जीवन स्तर में हो, लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ में हो, या लोगों को शिक्षा के स्तर में हो। यानी ये जो विभिन्न तरह के जो विकास के जो लक्ष्य होते हैं इसके अंदर एक परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन में भी जो सकारात्मक जो पहलू है, वो विषमताओं को दूर करने वाले जो पहलू हैं वो उस विकास के हिस्से होते हैं। और जब हम सतत विकास की बात करते हैं तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट की हमने बात की थी, तो वहाँ हमने डेवलपमेंट की जब बात की तो जो शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1970 में कोयोयोग घोषणा पत्र में किया। अगर हम परिभाषा की बात करें, इस कोयोयोग घोषणा पत्र में जो टिकाऊ विकास को जो परिभाषित किया, तो उन्होंने कहा कि सतत विकास विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाकर एक अनुकूलतम, एक सेटिस्फैक्ट्री जो विकास है या संतुष्टिप्रद जो स्तर है उसको अगर हम अचीव कर लेते हैं तो वही सतत विकास कहलाता है। 1975 के अंदर जो यूएनईपी की जो वार्षिक रिपोर्ट थी उसमें भी इस शब्द को प्रयोग लिया गया, लेकिन वहाँ टिकाऊ विकास के स्थान पर इन्होंने यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल जो प्रोग्राम है उसके अंदर इकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है या पारिस्थितिकी जो विकास है उस शब्द को प्रयोग में लिया गया। भारत के एक विद्वान थे जगदीश सिंह ने, इन्होंने
इस इकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है उसको भी डेवलपमेंट इन टोटलिटी के रूप के अंदर डिफाइन किया। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह लीजिए, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट कह लीजिए, डेवलपमेंट इन टोटलिटी, यानी विकास का एक समग्र जो प्रभाव है उसके रूप में इन्होंने इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समावेशित किया। अगर एक डेफिनेशन की बात करें तो एक डेफिनेशन इसकी जो थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी जीवन, मनुष्य का जो जीवन स्तर होता है उसमें सुधार करना। वो जीवन स्तर चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, शिक्षा का स्तर हो, रोजगार के अवसर हो, या पर्यावरण से शुद्ध वायु को प्राप्त करने का अवसर हो, तो वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत समावेशित होती हैं। वाइल लिविंग विद द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सपोर्टिंग इकोसिस्टम, यानी बिना पर्यावरण की जो वहन करने की जो क्षमता होती है उसको नुकसान पहुंचाए बिना जब हम कोई विकास करते हैं तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की श्रेणी के अंदर आता है। इस चार्ट के अंदर भी उसी चीज़ को समझाने की कोशिश की है कि संपोषणीय विकास क्या होता है। संपोषणीय विकास का लक्ष्य होता है कि विकास हो लेकिन पर्यावरण का निम्नीकरण या डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होना चाहिए। हम संसाधनों का उपयोग इस तरह से करें, पर्यावरण का दोहन इस तरह से करें कि हम वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ उन संसाधनों को भावी पीढ़ी को भी उपलब्ध करवा सकें, उनकी पूर्ति कर सकें। पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी पर्यावरणीय विकास, दूरदर्शिता, समानता, आर्थिक सामाजिक विकास, ये सब जो पहलू हैं इस संपोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। यहाँ एक अन्य विद्वान थे दसमैन, इन्होंने भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है 1985 के अंदर इन्होंने इकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात इन्होंने की और उन्होंने कहा कि त्रिभुजाकार एक संरचना से उसको समझाने की कोशिश की कि ऐसा विकास जो बेसिक नीड्स को पूरा करे, यानी लोगों की खाने की आवश्यकताएं हैं, रोजगार के अवसर हैं, रहने की आवश्यकताएं हैं, साथ ही वो एक सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जाए, यानी डिपेंडेंसी की जो भावना है उसको ख़त्म करें। और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की बात भी यहाँ पर दसमैन के द्वारा की गई, यानी बेसिक नीड्स, सेल्फ रिलायंस और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही ये होता है कि विकास का ऐसा स्तर जिसमें पर्यावरण की वहन करने की क्षमता से ज़्यादा ना हो, यानी पर्यावरण के निम्नीकरण का जो प्रभाव है वो देखने को ना मिले। ऐसे विचार इन्होंने दसमैन के द्वारा रखे गए। अब यहाँ जो कोयोग सम्मेलन के बाद जो बहुत महत्वपूर्ण जो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में जो बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बात हुई वो हुई 1987 के अंदर। बर्टलैंड कमीशन जो था उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी, जो जिसको हम आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं, तो इन्होंने इसको डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि विकास ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान की ज़रूरतों की पूर्ति इस प्रकार से करे कि भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी पूरा करने की क्षमता पर असर ना हो। यही बात जो है हम ये कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising the ability of future generation to meet their own needs। यानी यही बात इन्होंने जो है हमने आपके सामने रखी और उन्होंने ये कहा, बर्टलैंड कमीशन ने, कि सतत विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य आर्थिक कुशलता, सामाजिक स्वीकार्यता और पारिस्थितिकी जो टिकाऊपन की जो बात है, यानी कि जो दसमैन ने बेसिक नीड्स की बात की तो वो आपके आर्थिक कुशलता से जुड़ा हुआ है, और जब सामाजिक स्वीकार्यता की बात करते हैं तो कहीं न कहीं जो आत्मनिर्भरता की भावना है, जो सेल्फ रिलायंस की और पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की बात इन्होंने यहाँ पर रखी। जब हम बर्टलैंड कमीशन की बात करते हैं तो बेसिकली द बर्टलैंड कमीशन ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, या 1987 के अंदर वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये की बात इसको हम कहते हैं। तो ये जो इनकी जो शीर्षक से जो घोषणा पत्र जारी किया गया बर्टलैंड कमीशन के द्वारा, उसका जो टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर, तो उसके अंदर इन्होंने ये परिभाषाएं दी और इन्होंने ये कहा कि जो विकास जो होता है उसका जो लक्ष्य होता है वो विकास सभी का लक्ष्य है, लेकिन इसके साथ साथ पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखना वो भी इसका लक्ष्य है।
पारिस्थितिकी संतुलन के बिना विकास के योजना को कार्यान्वयन सभी के समान उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव, यानी आपको इकोलॉजी को नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि इकोलॉजिकल अगर डिग्रेडेशन होगा, अवनयन होगा, पतन होगा, तो उसका जो नकारात्मक जो प्रभाव होता है एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं होता है। आज अगर हम ये कहें कि डेवलपमेंट के कारण विभिन्न जो पॉल्यूशन हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसका जो इम्पैक्ट है ग्लोबली हमें देखने को मिल रहा है। तो उसके कारण विभिन्न क्षेत्रों के अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल के अंदर जो साइकिल जो होता है उसके अंदर चेंज आ गए, जिसके कारण ड्रॉट और जो बाढ़ के जो फ्लड की जो समस्याएं हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उसका जो स्वरूप है वो बदलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। उसका कारण ही है कि जो पारिस्थितिकी जो संतुलन है उसके अंदर इम्बैलेंस की जो स्थितियां हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। अगर बाद में जब 1992 के अंदर रियो डो जेनेरो के अंदर जो अर्थ समिट हुआ, रियो जो सम्मेलन हुआ, वहाँ पर बहुत सारे इन विषयों के ऊपर चर्चा हुई। तत्कालीन जो समस्याएं थी जिसको बर्टलैंड कमीशन ने भी उठाया था, तो या स्टॉकहोम जब सम्मेलन हुआ था उसमें भी उन चीज़ों को रखा गया था 1972 के अंदर। तो ग्लोबल वार्मिंग हो, सी लेवल चेंज हो, यानी समुद्र जल स्तर में परिवर्तन हो, भूमंडलीय तापन हो, वनों का ह्रास, विभिन्न जो जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसका ह्रास, लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, सॉइल पॉल्यूशन और ग्राउंड वाटर टेबल का नीचे चला जाना, और विभिन्न जो पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं पर्यावरण के अंदर विभिन्न तरह के, चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन हो, नॉइज पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, या रेडिएशन के द्वारा जो पॉल्यूशन हो, या तो ये सब चीज़ों की जब चर्चा की तो वहाँ इन विषयों को समग्र रूप से लेते हुए जब एजेंडा 21 को लेके आए या रियो जो डिक्लेरेशन हुआ, वहाँ भी इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है उसको व्यापक रूप से स्वीकार किया गया, और उसको स्वीकार करते हुए ऐसे डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट को अपनाने की बात की जिससे कि ये जो नुकसान पर्यावरण अवनयन के ये जो ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल चेंज जो हमें देखने को मिल रहे हैं, इसके ऊपर नियंत्रण के लिए एक समन्वयकारी, एक टिकाऊ डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया गया। और समय के साथ साथ समय समय पर, चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल हो या 2002 में जोहान्सबर्ग के अंदर सम्मेलन हो या आउची जो कॉन्फ्रेंस हो, तो यहाँ सब जगह ये सस्टेनेबिलिटी की जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर जोर दिया गया। और जो ये सहस्त्राब्दी जो मिलेनियम जो गोल्स हैं उनका लक्ष्य ही, या जो मानव विकास के संदर्भ में जो रिपोर्ट जारी की जाती है तो उसके अंदर विभिन्न जो आर्थिक और सामाजिक जो उसके मापदंड हैं उनका उद्देश्य ही इस सतत विकास की अवधारणा को अचीव करना है। जब हम रीजनल प्लानिंग की बात करते हैं तो क्षेत्रों के अंदर आर्थिक असमानताओं को दूर करते हुए एक समकारी प्रभाव को लाना भी एक सतत विकास की जो अवधारणा होती है उससे जुड़ा हुआ ही कॉन्सेप्ट है। जो महात्मा गांधी की जो कॉन्सेप्ट थी उसके अंदर भी उन्होंने इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी जोर दिया था। तो इस तरह से हम यहाँ आज इस कॉन्सेप्चुअल लेवल पे इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि किस तरह से वास्तव में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट होती क्या है। तो कई जो वस्तुनिष्ठ जो सवाल होते हैं, वर्ड कहाँ से आया, उसकी डेफिनेशन कहाँ से हुई, तो आवर कॉमन फ्यूचर जो रिपोर्ट है किसने जारी की, इस तरह के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम, जैसे मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि नियोजन के जो विषय हैं उनको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ के आगे बात करेंगे, क्योंकि हर जो नियोजन है, हर जो कोई भी प्लानिंग है, उसका उद्देश्य ही क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना और एक समकारी, समन्वयकारी जो विकास है उसको अचीव करना ही होता है। धन्यवाद।